बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम 10th क्लास फ़िज़िक्स की एक न्यू और शॉर्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसको 40 डेज़ के अंदर कवर करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसी तर्ज पर। इसमें दो चीज़ें जो है वो आपको कवर करवाई जाएंगी। नंबर 1 पर शॉर्ट क्वेश्चंस और नंबर 2 जो है वो एमसीक्यूज़। अगर इन दो चीज़ों को हम कवर अप कर लें तो हमारे 41 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑलमोस्ट अटैम्प्ट हो जाएगा, बल्कि 42 मार्क्स का, क्योंकि 18 मार्क्स के दो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो वो जो 42 मार्क्स हैं उनको आप सिर्फ दो चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, और वो नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चन, नंबर 2 है एमसीक्यूज़। तो 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, 30 नंबर के आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 42 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट और एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट हो सकते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर विद इन 40 डेज़ इंशाल्लाह हम इन शॉर्ट और एमसीक्यूज़ को कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो 10th क्लास की ये फ़िज़िक्स है और इसके अंदर हमने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। तो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का ये जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है ये आगे हम तफसील में जाके देखेंगे, लेकिन हमने इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको टॉपिक वाइज लेकर चलना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो निकाल लिए हैं। आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट करेंगे, और इस फर्स्ट हाफ के अंदर जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लेने हैं। तो पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो इसका एक ये कमेंट बॉक्स जो है वो बनाया है, इसके अंदर मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। तो ये अगर आप इसको गौर से पढ़ें, सवाल इसका क्या बनेगा। सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। तो इसका आंसर क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन। अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन पोजीशन, तो ये होगा एक्चुअल में मीन पोजीशन। ठीक है, तो मैं इसकी करेक्शन जो है वो साथ साथ कर देता हूँ। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी एक बॉडी की अपनी एक फिक्स पोजीशन से आगे पीछे दोहराए जाने वाली जो मोशन है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, वो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ। अगर आप गौर करें इस एग्जाम्पल पर, इस पॉइंट ए पर, तो ये जो मैस एम है ये अपनी करंटली मीन पोजीशन पर मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ से मूव करवाऊँ, ए पर ले जाकर छोड़ दूँ, तो अब ये ए से ओ की तरफ मूव करेगा और ओ से वापस बी की तरफ मूव करेगा। ये आगे हम तफसील जो है वो देखेंगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द आगे और पीछे जो है ये मूव कर रहा है। इस बॉडी की मोशन को हम क्या कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन। सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हुक्स लॉ किसे कहते हैं। हुक्स लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर जो है वो मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है। हुक्स लॉ क्या कहलाता है, दो चीज़ें पहले आप समझ लें, व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड व्हाट इज़ स्ट्रेन। अगर किसी भी चीज़ को हम दबाते हैं, उसको दबाने के लिए जितना प्रेशर, जितनी फोर्स हम लगाएंगे उस प्रेशर को हम कहेंगे स्ट्रेस। और अगर हम उसको दबा रहे हैं और दबाने की वजह से उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में, उसकी विड्थ में, उसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को हमने, किसी स्प्रिंग को खींचा, अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है। ठीक है, ये जो मैंने फोर्स लगाई है दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, और इसकी वजह से जो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है इसे हम स्ट्रेन कहेंगे। ये दो बातें आपने ऑलरेडी 9th की फिजिक्स के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, आप इसकी डेफिनेशन यहां से देखें जरा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। किसी बॉडी पर जितना स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई किया जाएगा उतना स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आप किसी चीज को दबा रहे हो, जितना ज्यादा प्रेस करेंगे इट्स मीन उसकी जो लेंथ या विड्थ, जो हाइट है वो ज्यादा चेंज होगी, यानी कि ज्यादा छोटा हो जाएगा। और अगर उसको खींच रहे हो तो जितना ज्यादा खींचोगे उतनी उसकी लेंथ में भी चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। स्ट्रेस ज्यादा तो स्ट्रेन ज्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा तो स्ट्रेन ज़्यादा। शेप की सूरत में भी हो सकता है, लेंथ, विड्थ, वॉल्यूम वगैरह की सूरत में हो सकता है। ठीक है,
In case of mass spring system, change in length of a spring x is directly proportional to applied force. अगर हम mass spring system की एग्जांपल देखें, जैसे कि ये नीचे दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग जितना जो है वो हम इस स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे उतना इसकी लेंथ में जो इजाफा आएगा x वो ज़्यादा होगा, और जितना कम खींचेंगे उतना इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो कम होगा। ठीक है, सो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाएगा तो f इज़ इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल सा जो है वो इसका आंसर है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है स्प्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है, ज़रा इसकी भी डेफिनेशन आप सीख लें, समझ लें। तो स्प्रिंग कांस्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की एक इक्वेशन हमारी बुक में दी गई है, इसका प्रॉपर आंसर हमारी बुक में नहीं है मौजूद, तो मैं आपको लिखवाया देता हूँ। मिसाल के तौर पर, अब सबसे पहले यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया वो लिखा हुआ है k इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अब यहाँ पे एक्चुअल में k है क्या, k है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, किस तरह से आता है, ज़रा आप ये समझ लीजिएगा कि अगर बिलफर्ज मैंने इस स्प्रिंग को जो है वो खींचा है, इसके ऊपर जितनी मैंने फोर्स अप्लाई की है और इसको खींचने की वजह से जितना इसकी लेंथ के अंदर चेंज आया, जो कि ये यहाँ पे x के साथ जो है वो मेंशन किया गया है, तो हमने उस फोर्स f को और उसकी वजह से पैदा होने वाला जो चेंज इन लेंथ है उसको, इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन है इसकी कि द रेशो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट के, या इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, रेज टू पावर -1, तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन की पावर -1। ठीक है, और ये इसका फार्मूला क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे भी, k इज़ इक्वल टू -f ओवर x। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने f एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि रीस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर जो है वो मौजूद है। क्वेश्चन आपने ये लिख लेना है, डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हर वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, शर्त यह है कि अगर वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो उस ऑब्जेक्ट को या तो मीन पोजीशन यानी कि सेंट्रल पॉइंट की तरफ लेकर आ रही है या उससे दूर लेकर जा रही है, तो हर वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाए या उससे दूर लेकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अभी हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला जो एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। अगर मैं इस बॉडी को या इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होगी, जो उसके अंदर टाइटनेस है या जो उसके अंदर तनाव पैदा हो रहा है, वो इस मैस को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा ना। जब ये मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा तो इसका मतलब ये है कि अभी इसको ओ की तरफ लेकर आ रहा है। अगर हम इस सी कंडीशन में जाके देखें तो अब जो है ये इसको क्या करेगा, ये भी अभी भी मीन पोजीशन की तरफ ही लेकर आएगा। लेकिन एक चीज़ अगर हम बी पॉइंट पे अगर देखें तो इस ए से लेकर ओ तक आते हुए तो ये ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आ रहा है। इट्स मीन इट पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सॉरी पुश टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और दूसरी तरफ जो है वो अगर हम ओ से आगे देखें तो अभी इस पॉइंट बी पर जो है वो, मतलब कि बी डायग्राम में अभी ऑब्जेक्ट यहाँ से क्रॉस करके सी के अंदर जाके देखें तो वो बी पॉइंट पर जो है वो पहुँच चुका है। इट्स मीन इस ओ के बाद जो है वो उसने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से दूर खींचना शुरू कर दिया है, जबकि ओ तक लाते हुए, ए से ओ तक लाते हुए उसने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ खींचना शुरू किया था। तब इसमें दो बातें जो है वो हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ या खींचे या उससे दूर मूव करवाए, दोनों सूरतों में ये रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी जो है ना ये चीज़ें, ये तफसीलात दी हुई हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें ऐसे कोई चीज़ जो है वो तैयार करने वाली नहीं है। उसके बाद अगर आप बुक के पेज नंबर
4 पर आ जाएं तो यहाँ पे पेंडुलम जो है वो उसका जिक्र किया गया, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये मेंशन कर रहा हूँ, इस कमेंट बॉक्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जी। सिंपल पेंडुलम क्या होता है जी। इस सिंपल पेंडुलम के अंदर पहले आप यहाँ पे समझें, सिंपल पेंडुलम के अंदर ये 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है ये बॉब है, जिसको हम एक गोली या एक पत्थर जो है वो आप कह लें जो आपने बांधा हुआ है, बॉब को वैसे कहते हैं गोली। और ये एक रस्सी है जिसके साथ इस बॉब को जो है वो अटैच किया गया है, और एक यहाँ पे स्पोर्ट है जिसके ज़रिए अब ये रस्सी और ये बॉब यानी कि गोली जो है वो इधर किसी जगह जो है वो लटकी हुई है, किसी हुक के साथ, किसी कील के साथ। ठीक है, तो अब ये 3 चीज़ें जो है वो मिलकर क्या बनाएंगी, इसको एक सिंपल पेंडुलम बनाएंगी। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड बॉब, के जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है वो एक आइसोलेटेड यानी कि एक सिंगल बॉब पर, गोली पर मुश्तमिल होता है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस स्पोर्ट, यानी कि ये किसी ऐसी स्पोर्ट के साथ बंधा हुआ होता है जो कि फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और इस जो स्पोर्ट और बॉब के दरमियान में जो चीज़ है, जो यानी कि इस गोली को इस स्पोर्ट के साथ अटैच कर रही है, वो चीज़ है एक स्ट्रिंग, रस्सी, जो कि इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए और बिल्कुल लाइट वेटेड होनी चाहिए। इन एक्सटेंसिबल का मतलब यह है कि उसको अगर हम वेट लटकाएं तो उसकी लेंथ में इजाफा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 जो है वो लाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट का मतलब रोशनी नहीं है, लाइट का मतलब यह है कि ये हल्की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा सेटअप जो है वो मिलकर क्या बनाता है, एक सिंपल पेंडुलम बनाता है, जिसके अंदर एक रस्सी है जिसका वजन ना होने के बराबर है, लाइट है, और दूसरा वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि अगर उसको खींचे तो उसकी लेंथ में इजाफा नहीं होता, और तीसरी चीज़ जो है ये एक स्पोर्ट के साथ बंधी हुई है। तो ये सारा सेटअप मिलकर जो है वो क्या बनाता है, सिंपल पेंडुलम बनाता है। सवाल क्या होगा, डिफाइन सिंपल पेंडुलम, और जवाब इसका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और दूसरी बात, इसके प्रॉपर नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इस चैप्टर के कंप्लीट जितने पॉसिबल टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको जो है वो मिल जाएंगे, तो इससे लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला क्या है। तो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला है वो ये आपने MCQs के हवाले से भी याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, और इन शॉर्ट लेक्चर्स के बाद इंशाल्लाह मैं न्यूमेरिकल के लेक्चर्स भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये जो इसका फार्मूला होता है वो होता है T=2πL/g। अब यहाँ पे L/g से क्या मुराद है, G तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, T जो है वो टाइम पीरियड है। ये L क्या होगा, L होगा एक्चुअल में इस सिंपल पेंडुलम की ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, ये L से जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट ये बड़े आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आगे स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशंस हैं। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन 2 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो ये डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये भी ठीक है, बेहतरीन डेफिनेशन है, बुक के मुताबिक बिल्कुल ओके। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं या उस वक्त होती है जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स जो अप्लाई की जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक स्प्रिंग को मीन पोजीशन से ज़्यादा दूर जाकर छोड़ूंगा तो वो ज़्यादा स्पीड से जो है वो मूव करेगा, अगर करीब छोड़ूंगा तो वो कम स्पीड से मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो उसके डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितना दूर जाके छोड़ूंगा उतनी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और वो ज़्यादा जल्दी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये ज़्यादा बेहतर जो है वो डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ज़रा ये आपने बॉक्स के अंदर नोट करनी है। Such a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement from main position and always directed towards the main position। कोई भी ऐसी मोशन जिसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल मेन पोजीशन से जितना दूर ले जाकर छोड़ेंगे उतना वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मेन पोजीशन की तरफ आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा किधर होगी, मेन पोजीशन की तरफ ही होगी। ठीक है,
ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और उसके बाद ये एक एग्जांपल, बल्कि दो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग एंड मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये दोनों जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी उम्मीद है। नेक्स्ट जो है वो चलते हैं, ये वैसे उसी की डेफिनेशन दी है, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको मैंने प्रॉपर वर्डिंग में जो है वो मेंशन कर दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है जी, फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, ये मैंने एडिशनल ऐड कर दी है। अब ये देखिएगा जी, अब ये है कि करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट मैंने मेंशन कर दिया, राइट डाउन 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहली चीज़ आपने जो बतानी है, पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये है, A body executing simple harmonic motion always vibrate about a fixed position, कि जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपने आप को रोटेट करवा रही होगी। किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जो अपने एक फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट करवा रही हो वो एक्चुअली वाइब्रेटरी मोशन ही कहलाती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका फीचर क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नंबर 2, नंबर 3 जो है वो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, के जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितनी मीन पोजीशन से बॉडी ज़्यादा दूर होगी उतना ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। इसकी मिसाल आप सिंपल ये ले लें, अगर इस सिंपल पेंडुलम की बॉल को अगर आप देखें तो इसको अगर मैं यहाँ से उठा के ये करीब से छोड़ देता हूँ तो ये स्लो मूव करेगी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाकर छोड़ूंगा तो ये ज़्यादा जल्दी जो है वो मूव करेगा। तो ये दोनों सूरतों में इसका एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये दो फीचर्स आपने बताने थे, इनफ है। ये वैसे 4 जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको शो करवा देता हूँ। सबसे पहले डिफाइन वाइब्रेशन, ये आपकी बुक में सारे आंसर्स मौजूद हैं। डिफाइन वाइब्रेशन, डिफाइन टाइम पीरियड, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको समझ लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या जी, वाइब्रेशन किसे कहते हैं? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। मिसाल के तौर पर एक बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट की है और वो वापस पूरा सर्कल कंप्लीट करके वहीं आ गई है, तो इसका मतलब ये कि ये उसने अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लिया है और इसे हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, सिंपल पेंडुलम की एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप ये समझें कि यहाँ से हमने बॉल को जो है वो छोड़ा था और ये बॉल यहाँ पर गई और यहाँ से वापस दोबारा उसी पॉइंट पर आ गई, तो अब भी इसने अपना एक राउंड ट्रिप यानी कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है वो है टाइम पीरियड। अब इसने अपना एक चक्कर यानी कि यहाँ से चली, ऐसे बॉडी घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ गई, या यहाँ से चली ऐसे जाके फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गई। अब इसने कितना टाइम लिया यहाँ जाने में और वापस आने में, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लिया उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकंड जो है वो इसका यूनिट होता है। सो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद आगे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे कि अच्छा, पहले दो बातें समझ लें। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट होते हैं, रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड में आपको ये कहा गया कि आपने एक साइकिल कंप्लीट करना है, जितना टाइम लगाओगे वो आपका टाइम पीरियड होगा। अब मैं आपको टाइम दे देता हूँ और मैं कहता हूँ जितने आप चक्कर लगा सकते हो वो आपका टाइम, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। मिसाल के तौर पर एक सेकंड के अंदर एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द कितने चक्कर लगा सकती है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, जिसको कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय T, क्योंकि ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है लास्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या है? देखो बच्चे, मैंने एक बॉडी यहाँ पे ली, इसको मैंने यहाँ पे जाके छोड़ दिया। जब मैंने यहाँ से छोड़ा तो वो आहिस्ता 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 इस बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी। लेकिन अगर मैं ये देखूँ तो
एक लम्हे वो यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी। तो ये सारे डिस्टेंसेस हैं जो मेन पोजीशन से हैं उस बॉडी तक के। लेकिन अगर हम ये देखें कि मेन पोजीशन से मैक्सिमम बॉडी कितनी दूर चली गई है, तो ये मेन पोजीशन और उस एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम की मदद से दूँ तो बहुत आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये देखो, इस बॉडी को ओ से मैंने उठाया, ए पर ले जाके छोड़ दिया, लेकिन शर्त यह है कि बॉडी ए से आगे ना जा सकती हो। तो मेन पोजीशन ओ से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन ओ के दरमियान जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। लेकिन अगर मैं ओ और ए के दरमियान बेशुमार छोटे छोटे पॉइंट्स बना दूं तो ये भी ओ के दरमियान और उस पॉइंट के दरमियान जो कि ए और ओ के दरमियान है, तो उसके कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन उसको हम एम्पलीट्यूड नहीं कहेंगे। एम्पलीट्यूड हम सिर्फ उस डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे जो मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में होगा, यानी कि जो मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट वो है, ये एक एग्जांपल दी गई है। ये एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज इक्वल टू 10.0 मीटर्स पर सेकेंड। वो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। अगर पेंडुलम की जो लेंथ है एल की वैल्यू है वो है 1 मीटर और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने ये सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है जो कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। मैंने आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 ही है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एल की वैल्यू लेंथ जो है वो उसने 1.0 दी थी, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 थी, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.01। अब आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 1.99 सेकेंड्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन जो है वो रहता है जो हमारा डैम्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड है। ये कंप्लीट करने के बाद हमारा फर्स्ट हाफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बने हैं। 13 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक जो है वो हम समझ चुके हैं। अभी डैम्ड ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो डैम्ड ऑसिलेशंस बहुत आसान है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को, आप इसकी मिसाल इस तरह से लें, अगर मैंने जो है वो एक बच्चे को झूला देना स्टार्ट किया तो मैं बहुत दूर से जाके अगर छोड़ूंगा तो एक चक्कर लगाने के बाद जब वो वापस आएगा तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था, उससे पहले ही रुक जाएगा। अगले चक्कर में जो है वो सेकेंड टाइम जो है वो उससे भी पहले ही रुक जाएगा, थर्ड टाइम जहां पहले रुका था उससे भी पहले रुक जाएगा, और आहिस्ता 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 वो अपने बिल्कुल मेन पोजीशन पर रुक जाएगा। अब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ये किसी रेजिस्टेंस की मौजूदगी में वाइब्रेट कर रही है। किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन या ऑसिलेशन जो रेजिस्टेंस की मौजूदगी में हो उसे डैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जब हम बाइक पर जो है वो जा रहे होते हैं तो अगर जो है वो अचानक से कोई खड्डा आ जाता है, कोई मतलब कि स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो हमारी गाड़ी को एक झटका बहुत ज़ोर से लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसको एक वेव फॉर्म की मदद से जो है वो सिखाया गया है, यहाँ पे समझाया गया है कि अगर एक बॉडी की जो वेव है वो स्टार्ट में बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 बिल्कुल ये ख़त्म हो जाए, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, पहले आप इसकी डेफिनेशन समझें, फिर इसकी एक एग्जांपल दूंगा। The oscillation of a system in the presence of some resistive force, किसी resistive force की मौजूदगी में सिस्टम की जो oscillations होती हैं उनको क्या कहते हैं, डैम्ड oscillations कहते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वो है शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्ड मोशन। ये डैम्ड oscillations यानी कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है गाड़ी के अंदर, ये जो शॉक लगे होते हैं जिसको हम शाख कह देते हैं, ये एक्चुअल में शाख नहीं होते, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शॉक एब्जॉर्बर, झटका बर्दाश्त करने वाले। ठीक है, तो
इसे हम क्या कहते हैं कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। स्टार्ट में एक झटका बहुत ज़ोर से लगता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ये जो लिक्विड मौजूद होता है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है पिस्टन लिक्विड, ये लिक्विड का एक प्रेशर होता है जो उस झटके को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर देता है, और जो इतना ज़ोर से लग रहा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट हाफ को जो है वो बड़ी तसल्ली से डिस्कस कर लिया, जिसमें से 14 शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो इस चैप्टर का सेकेंड हाफ पोर्शन है, जो कि है वेव्स और वेव मोशन, आगे वेव से रेलिवेंट जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें इंशाल्लाह हम सेकंड हाफ को कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड लेक्चर के बाद आपको कंप्लीट इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।